अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी कहां है? वो गायब है या उन्हें गायब कर दिया गया है? फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो कि जरदारी के मातहत हैं, क्योंकि आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान की फौज के कमांडर इन चीफ हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का किरदार नजर आ रहा है। वो अमेरिका ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन उनके बॉस आसिफ अली जरदारी मंजर से गायब है या फिर उन्हें गायब कर दिया गया है। इस हवाले से आसिफ अली जरदारी की बेटी बख्तावर भुट्टो जरदारी ने चौंका देने वाला इंकशाफ किया है। हालिया दिनों में पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब इमारात के दरमियान ताल्लुकात में कशीदगी आई और अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने यह ऐलान किया है कि 3.45 अरब डॉलर जो मुत्तहदा अरब इमारात ने पाकिस्तान के स्टेट बैंक में रखवाए थे वो उन्हें वापस कर दिए गए हैं। अब यूएई का जो बोझ पाकिस्तान के ऊपर था वो बोझ खत्म हो चुका है। आसिफ अली जरदारी यूएई का क्या कनेक्शन है? सोशल मीडिया पे यह सवाल हो रहा था कि पाकिस्तान की फौज ने जानते बूझते हुए यह फैसला किया है कि आसिफ अली जरदारी को ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के जो भी मामलात हैं उनसे दूर रखा जाए। दलील सोशल मीडिया पे यह दी गई कि आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी के कई रहनुमाओं की जो जायदादें हैं वो दुबई में है, मुत्तहदा अरब इमारात में है, लिहाजा उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। यानी मुत्तहदा अरब इमारात जो पाकिस्तान से यह मुतालबा कर रहा था कि पाकिस्तान ईरान पर हमला करे, बलूचिस्तान की जो सरजमीन है वो फौज को मुत्तहदा अरब इमारात की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको दी जाए ताकि ईरान पर सर्विलेंस की जा सके और पाकिस्तान की जमीन से ईरान पर हमले किए जा सके। साथ साथ यूएई की जानिब से जो पाकिस्तान से मुतालबे किए जा रहे थे वो कराची का पोर्ट और ग्वादर का जो पोर्ट है जिस तरह वो एक्टिव हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे जो सरगर्मियां हैं वो तेज हो गई हैं। मुत्तहदा अरब इमारात ये डिमांड कर रहा था कि उसको गैर फाल कर दिया जाए। यूएई की कह लीजिए कि उनसे साथ सिंपैथी में या उनके साथ यकजहती शो करने के हवाले से पाकिस्तान ने इनकार किया और पाकिस्तान ने यूएई मुत्तहदा अरब इमारात के 3.45 अरब डॉलर उन्हें वापस कर दिए। 23 अप्रैल को यह रकम उनके अकाउंट में ट्रांसफर की जा चुकी है। अब आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी का जो कनेक्शन है, दुबई कनेक्शन है, वो बहुत अहम है और इसी जानिब इशारा किया बख्तावर भुट्टो जरदारी ने। जब सोशल मीडिया पे ये चमगुइयां होने लगी, सवाल होने लगे, तो बख्तावर भुट्टो जरदारी ने एक पोस्ट की, सोशल मीडिया पोस्ट की, वो मैं आपको बता देता हूं, लेकिन उसके बाद आपने मुझे कमेंट में बताना है कि आप बख्तावर भुट्टो जरदारी जो बात कर रही हैं उस पर आपको 1% यकीन भी है कि नहीं है। बख्तावर भुट्टो जरदारी ये कहती हैं कि आसिफ अली जरदारी जो है उनका कोई बैंक अकाउंट पाकिस्तान से बाहर नहीं है, आसिफ अली जरदारी की कोई जायदाद पाकिस्तान से बाहर नहीं है, आसिफ अली जरदारी की कोई सरमायाकारी पाकिस्तान से बाहर नहीं है, आसिफ अली जरदारी का कोई जमीन जो जमीन का हिस्सा है, प्रॉपर्टी है, वो पाकिस्तान से बाहर नहीं है। ये बख्तावर भुट्टो जरदारी सोशल मीडिया पे जो सवाल करने वाले हैं उनको जवाब दे रही है कि पाकिस्तान की फौज ने जानते बूझते आसिफ अली जरदारी के जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उसकी वजह से उन्हें साइडलाइन कर दिया है। लेकिन दोस्तों 2024 में दुबई लीक्स के नाम से चौंका देने वाले इंकशाफात सामने आए थे और उन दुबई लीक्स में बताया गया था कि न सिर्फ आसिफ अली जरदारी के विलास मौजूद है दुबई के अंदर, बल्कि बख्तावर भुट्टो जरदारी जो कि रेजिडेंट है दुबई की, यूएई के रेजिडेंट है, वो बिलावल भुट्टो जरदारी और आसवा भुट्टो जरदारी, इनकी भी जायदादें दुबई और मुत्तहदा अरब इमारात के अंदर मौजूद है। लिहाजा अब सवाल ये हो रहा था, जो कराची बदहाली का शिकार है, कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी है, यहां पर कह लीजिए जो कराची में आता है वो भूखा नहीं मरता। कराची जो पूरा पाकिस्तान है उसको खिलाता है, यहाँ पे जो आके मेहनत करता है उसको कराची जो है वो उसका फल, उसकी रोजी, उसकी रोटी जरूर देता है, रिटर्न जरूर देता है। लेकिन कराची के साथ जो कुछ हुआ है ये क्यों हुआ है? अब इसके पीछे जो स्कीम है ना उसको आप समझिए, उसका कनेक्शन डायरेक्टली मुत्तहदा अरब इमारात के साथ है। 18 साल हो गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध में हुकूमत करते हुए, कराची में भी उनकी हुकूमत है, 2013 के बाद वो यहां पर हुकूमत कर रहे हैं। अब यहां पे कराची को बनने नहीं दिया गया, तरक्की नहीं करने दी गई। अगर आपको याद हो जब पहली मर्तबा 2013 के बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में आई थी, कायम अली शाह वजीर आला हुआ करते थे, सिंध के अंदर एक लियारी गैंग वॉर हुआ करती थी। और लियारी गैंग वॉर कहां से थी? लियारी से थी। लियारी किसका हब है, किसका मरकज है? पीपल्स पार्टी का मरकज है। कराची के हालात जानबूझकर खराब किए गए थे, लियारी गैंग वॉर को बनाया गया था ताकि जो कराची के अंदर डेवलपमेंट है, या यूं कहिए जो कराची का पोर्ट, क्योंकि लियारी जो है वो कराची के पोर्ट से बहुत करीब है, कराची का जो पोर्ट है उसको ना बनने दिया जाए। वहां पर कराची के अंदर इतना अदम इस्तेहकाम, इतनी बदअमनी, इतने खराब हालात हो कि कराची का पोर्ट
जो पाकिस्तान के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकता है, पाकिस्तान की मईशत में कंट्रीब्यूट कर सकता है, उसको कंट्रीब्यूट ना करने दिया जाए। और ये सब कुछ जानते बूझते किया जा रहा था पीपल्स पार्टी की क़यादत की जानिब से। क्यों? क्योंकि इनकी तमाम प्रॉपर्टीज दुबई के अंदर थी, मुत्तहदा अरब इमारात के अंदर थी, इनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। आज भी आप देखिए कराची की सड़कें टूटी हुई हैं, कराची वालों के पास पानी नहीं है, कराची में आप चल नहीं सकते, कराची के अंदर स्नैचिंग होती है, कराची के अंदर बता लिया जाता है, कराची के अंदर बोरी बंद लाशें जो है वो मिलने का सिलसिला चलता रहा था। एमकेएम और ये पीपल्स पार्टी के जो कारनामे थे वो सामने थे। और अब जब सवाल हो रहा है सोशल मीडिया पे, तो बख्तावर भुट्टो जरदारी साहिबा ये दलील देने की कोशिश कर रही हैं कि आसिफ अली जरदारी का कोई इंटरेस्ट नहीं है मुत्तहदा अरब इमारात के साथ। मैंने आपको बता दिया 2024 में दुबई लीक सामने आई थी। अब मुत्तहदा अरब इमारात के जो हालात है, वहां पर माशी हालात दिगरगू हैं। मुत्तहदा अरब इमारात को अपने माशी हालात को संभालने के लिए बाकायदा अब अमेरिका से दरख्वास्त करनी पड़ गई है कि हमें डॉलर दिए जाए, हम डॉलर जो है वो हमारा शॉर्ट हो रहा है। मुत्तहदा अरब इमारात की जो स्टॉक एक्सचेंज है वहां से 120 अरब डॉलर निकल गया है। मुत्तहदा अरब इमारात का जो रियल एस्टेट इंडेक्स है वो 16% नीचे आ गया है। मुत्तहदा अरब इमारात के दो बड़े आइकॉन्स बुर्ज खलीफा और बुर्ज अल अरब, उनको बंद कर दिया गया है, बुर्ज खलीफा को 2026 के आखिर तक, जबकि बुर्ज अल अरब को 18 माह के लिए, 1.5 साल के लिए बंद कर दिया गया है। ईरान और अमेरिका और इसराइल की इस जंग में सबसे ज्यादा नुकसान मुत्तहदा अरब इमारात को भुगतना पड़ा है। और अब मुत्तहदा अरब इमारात जो है वो चाहता है कि पाकिस्तान, जो कि ग्वादर पोर्ट एक्टिव हो गया है, कराची पोर्ट एक्टिव हो गया है, उसको नुकसान पहुंचाया जाए, उसको जो है वो कंट्रोल किया जाए। और इसके लिए मुबैना तौर पे ये दावा किया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को इस्तेमाल किया जा सकता है। इसीलिए जो कराची में आप देखिए मुख्तलिफ मंसूबे हैं वो अधूरे पड़े हुए हैं। ग्रीन लाइन का मंसूबा था वो पूरा होना था। विफाक ने ये वादा किया था, नवाज शरीफ साहब जब 2013 में आए थे बतौर वजीर आजम, 2015 में गालिबन जो ग्रीन लाइन था उसका इफ्तिताह कर दिया गया था। जो जुबैर उमर साहब वजीर यहाँ पे गवर्नर होते थे, उसके बाद से आज तक तकरीबन 10 साल से जायद हो गए, 10 साल से जायद ये मंसूबा पूरा नहीं हुआ। ग्रीन लाइन, रेड लाइन का मंसूबा पूरा नहीं हुआ। कराची की जो कराची यूनिवर्सिटी रोड है, आप वहां जाइए, वो खुदी हुई है, उसका काम कई सालों से अधूरा पड़ा हुआ है। लिहाजा कराची की जो तरक्की ना होने देना है, ये सोचा समझा एक मंसूबा है और इसके मंसूबे के पीछे पीपल्स पार्टी इसकी बैकिंग पर है। पीपल्स पार्टी जानते बूझते कराची को ग्रो होने नहीं देना चाहती, कराची को तरक्की नहीं करने देना चाहती। क्यों? उसकी वजह यह कि अगर कराची तरक्की करेगा दोस्तों, दुबई तबाह हो जाएगा, दुबई कोई नहीं जाएगा, सब कराची आएंगे। कराची का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर जाता है, इसीलिए अब बजाय ये चमगोइयां हो रही हैं कि आसिफ अली जरदारी को जानते बूझते इन मुज़ाकरात से दूर रखा गया है, जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के डिसीजन हो रहे हैं। साथ साथ एक और जो खबर सामने आ रही है वो आसिफ अली जरदारी को बतौर सदर फारिग करने के हवाले से है। ये चमगोइयां उस वक्त शुरू हो गई थी जब पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी थी। मई 2025 की जंग आपको याद होगी, उसके बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है उनको फील्ड मार्शल बनाया गया। उनका कद जो है वो बहुत ऊंचा हो गया था। बाकायदा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस बुलाया, उनसे मुलाकात की। 18 जून 2025 को ये मुलाकात हुई और ये वो वक्त था जब ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग हो रही थी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफें की डोनाल्ड ट्रंप ने। और अब जो ये ईरान अमेरिका मुज़ाकरात है, इसके बाद आसिम मुनीर का जो कद है ना वो पहले से और ऊंचा हो गया है। उस वक्त क्या चमगोइयां हो रही थी कि आसिम मुनीर जो है उनको सदर पाकिस्तान बनाया जा रहा है, आसिफ अली जरदारी को हटाया जा रहा है। वो मामला पूरा नहीं हो सका, लेकिन अब एक बार फिर ये चमगोइयां हो रही हैं कि जो 28वीं तरमीम है, क्योंकि इससे पहले भी बातें हो रही थी कि 28वीं तरमीम आएगी, आसिफ अली जरदारी फारिग हो जाएगा। अब भी ये कहा जा रहा है कि 28वीं तरमीम के बाद आसिफ अली जरदारी को मेडिकल ग्राउंड में सदारत से फारिग कर दिया जाएगा और जो आसिम मुनीर है वो जो है वो अगले सदर पाकिस्तान बन सकते हैं। ये चमगोइयां हैं, ये गॉसिप्स हैं। हकीकत अब तक जब होगी, आपको पता है पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं जिनको आप समझते हैं कि ये नहीं हो सकता, लेकिन वो हो जाता है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है, किसी ने नहीं सोचा था कि वो फील्ड मार्शल बन जाएंगे। पहले तो ये नहीं सोचा था कि आसिम मुनीर आर्मी चीफ बनेगा। आपको याद होगा 2022 के जो हालात थे, तो आसिम मुनीर आर्मी चीफ बन गया। आसिम मुनीर आर्मी चीफ बना, उसके बाद वो फील्ड मार्शल बन गया और अब बातें हो रही हैं कि आसिम मुनीर जो है वो सदर पाकिस्तान बन सकता है। तो होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन पीपल्स पार्टी पर अब कह लीजिए कि जो एस्टेब्लिशमेंट है उसने रस्सी कसना शुरू कर दी। और इसकी इंडिकेशन आपको मिल गई थी जब मोहसिन नकवी साहब कराची आए थे और मोहसिन नकवी ने कहा था कि पाकिस्तान से गुज़िश्ता 3 सालों में 100 अरब डॉलर बैरून मुल्क चला गया है। और मोहसिन नकवी कौन है? मोहसिन नकवी आसिफ अली जरदारी का बहुत करीब रहा है। गालिबन अब जो है वो थोड़ी दूरी हो गई है क्योंकि मोहसिन नकवी फील्ड मार्शल के बहुत करीब है। लिहाजा मोहसिन नकवी साहब ने कराची के अंदर खड़े होकर कहा था कि 2-3 बंदों को अगर पकड़ लिया जाए
تو پھر یہ $100 ارب کہاں گئے, کیسے گئے, سب پتا چل جائے گا. تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں وہ پیپلز پارٹی کے گرد گھیرا تنگ کرنے والے ہیں, کیونکہ اب یہ اسپیکولیشن ہونا شروع ہو گئی ہے کہ آصف علی زرداری کا معتمد خاص انور مجید, آپ کو یاد ہوگا 2019 میں بڑی باز گشت تھی منی لانڈرنگ کی, فیک اکاؤنٹ کیسز کی. بشیر جو میمن ہوتے تھے ایف آئی اے کے اس وقت ڈی جی ہوتے تھے, ابھی وہ مسلم لیگ نون کے جو ہے وہ سندھ کے رہنما ہیں, انہوں نے ایک تحقیقات کی تھی اور اس وقت آصف علی زرداری, ان کی بہن انور مجید, یہ سب گرفتار ہو گئے تھے. لیکن پھر کیا ہوا, پھر ہمارے ریاستی ادارے جو تھے وہ مجبور ہو گئے نیشنل انٹرسٹ, قومی مفاد میں پیپلز پارٹی کے خلاف جو تھا وہ ہاتھ ہولا کر دیا گیا, ہاتھ ڈھیلا کر دیا گیا. وہ تمام جو فائلیں, وہ تمام جو نیوز جو کہ باقاعدہ فیڈ کی جاتی تھی ہمارے خفیہ اداروں کی جانب سے صحافیوں کو, جرنلسٹ کو, ٹی وی چینلز کو دی جاتی تھی کہ زرداری نے یہ کیا ہے, زرداری نے وہ کیا ہے, انور مجید نے یہ کیا ہے, انور مجید نے وہ کیا ہے. اب کیا اسپیکولیشنز ہو رہی ہیں, اب کیا چمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ انور مجید اور آصف علی زرداری میں جو ہے وہ لڑائی ہو گئی ہے, دونوں ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو گئے اور انور مجید چلا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے کیمپ میں, اور انور مجید جو ہے وہ آصف علی زرداری کے راز اور پول جو ہے وہ کھول سکتا ہے. یہ چمگوئیاں ہو رہی ہیں, اس کی تصدیق نہیں ہوئی, لیکن آپ کو پتا ہے جو گوسپز ہوتی ہیں, جو باتیں ہوتی ہیں, بعد میں پھر وہ سچ ثابت ہو رہی ہوتی ہیں. اور آصف علی زرداری کی ابھی جو صحت ہے اس کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے ان کو خدا نہ خواستہ, جو کہ مجھے نہیں لگتا, کہ ایڈز ہو گیا ہے, ایچ آئی وی ہو گیا ہے, اسی لیے ان کی تیمارداری ہو رہی ہے, ان کی کہہ لیجیے کہ علاج ہو رہا ہے. یہ سب میرا نہیں خیال کہ یہ سچ ہو سکتا ہے, لیکن آپ کو پتا ہے کہ اچانک خبریں ایسی آتی ہیں جو ہم افواہ سمجھ رہے ہوتے ہیں, وہ حقیقت جو ہے وہ اختیار حقیقت کا روپ دھار لیتی ہیں, اور کہا جاتا ہے کہ بھائی وہ تو اصل میں اصلی خبر تھی. لہٰذا کراچی کے اندر, سندھ کے اندر جو سسٹم چل رہا ہے, بظاہر لگ رہا ہے, جو آثار بتا رہے ہیں کراچی کے حوالے سے جو اب باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ کراچی کو وفاق کے ماتحت کر دیا جائے, کراچی کا جو پورٹ ہے اس کا جو پوٹینشل ہے اس کو جو ہے آزمایا جائے, اور جو سندھ کے اندر ایک سسٹم کا نظام ہے, ایک سسٹم ہے نا. عاصم منیر مجھے یاد ہے جب 2023 میں یا 24 میں, جب 23 کے ستمبر میں غالباً یا 24 کے ستمبر میں وہ کراچی آئے تھے, کراچی میں انہوں نے کاروباری حلقوں سے ملاقات کی تھی, اور اس ملاقات میں ان کاروباری لوگوں نے کہا تھا جنرل عاصم منیر سے کہ سندھ کے اندر جو سسٹم ہے اس کو کریک ڈاؤن کیا جائے, اس کے خلاف ایکشن لیا جائے. لیکن وہ سسٹم اپنی جگہ موجود ہے, کراچی کی بدحالی اپنی جگہ موجود ہے, مرتضیٰ وہاب جیسا جو مسکرہ ہے اس کو کراچی پہ مسلط کر دیا گیا ہے. باقاعدہ سوشل میڈیا پہ یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ ہم نے فلاں کام کر لیے ہیں لیاری میں بھائی لیاری کو آپ ماڈل سٹی بنا دیجئے, لیاری جو کہ گڑھ کہا جاتا ہے بھٹو کا, لیاری کے آپ حالات دیکھ لیجئے. لیکن آپ کی بدقسمتی یہ ہے کہ لیاری والے بھی پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں اور سندھ والے بھی پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں, اور انہوں نے اس طرح کا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے کہ انہوں نے جکڑا ہوا ہے. آپ پنجاب میں تصور نہیں کر سکتے کہ پرفارمنس کے علاوہ آپ کو ووٹ ملے گا. پنجاب میں یہ کہا جاتا ہے کہ بریانی کی پلیٹ پہ جو ہے وہ جا کے ووٹ دیتے ہیں, لیکن اب وہ پرانی باتیں ہو گئی. پنجاب میں جو پرفارمنس کرے گا, عمران خان بزدار تھا, پرفارم نہیں کیا, باہر ہو گیا. پرویز الہی باہر ہو گیا. مریم نواز آ گئی ہے, وہ پرفارم کر رہی ہے, نظر آ رہی ہے, نہیں کرے گی باہر ہو جائے گی. یعنی پنجابیوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم نے پرفارمنس پہ ووٹ دینا ہے. اب یہ فیصلہ سندھ کے لوگوں کو بھی کرنا ہوگا کہ آپ نے پرفارمنس پہ ووٹ دینا ہے, بھٹو پہ اب ووٹ نہیں دینا. اس حوالے سے آپ دوستوں کی جو بھی رائے نیچے کامنٹ کیجئے. اب تک یہ چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کیجئے, ساتھ گھنٹی کا نشان اس کو دبائیے, ویڈیو کو لائک کیجئے, شیئر کیجئے, فیس بک پہ دیکھنے والے دوست پیج کو لائک فالو کر کے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے. اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے, اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.